नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम सीएनपी का मॉडल स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, जिसमें हमारे टेक्निकल के 85 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? रीजनिंग के 15 क्वेश्चन रहेंगे और 20 क्वेश्चन हमारे बैच के रहेंगे। जैसा पेपर में पूछा जाता है, उसी ढांचे के आधार पर हमने ये मॉडल सेट तैयार किया। तो दोस्तों ये जो मॉडल सेट है, केवल अभ्यास हेतु मॉडल प्रश्न पत्र है, ठीक है? अभ्यास के लिए बनाया गया है, जिसमें टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, टोटल मार्क्स 120 होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, ठीक है? और एज अ नेगेटिव मार्किंग, देखो इसमें क्या होता है, एज पर एक्चुअल एग्जामिनेशन पैटर्न, यदि एग्जामिनेशन पैटर्न में माइनस मार्किंग है तो माइनस मार्किंग रहेगी, नहीं है तो नहीं रहेगी, ठीक है? अभी देखिए, अब इस मॉडल सेट में जब इसको अभ्यास करेंगे, तो हम इसमें नेगेटिव मार्किंग को लेकर चलेंगे, ठीक है? आपकी जो भी क्वेश्चन गलत होंगे, 3 क्वेश्चन में आपको एक नंबर काटना है, ताकि आप इतने गहरे पानी में इस चीज़ का अंदाज़ा लगा जा सके। तो ये जो है सीएमपी, आईएसपी, बीएमपी और एसपीपी हैदराबाद के लिए मॉडल सेट तैयार किया गया है, जो कि फिगर और कंट्रोल प्रिंटिंग के लिए भी मान्य होगा, ठीक है? कंट्रोल प्रिंटिंग से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कंट्रोल प्रिंटिंग में भी टेक्निकल के क्वेश्चन आने वाले हैं, सिलेबस में जो दिया है उस आधार पर। बाकी कंप्यूटर के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, नोट आप देख सकते हो। ये ऑर्डर प्रश्न पत्र केवल अभ्यास और तैयारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये संभावित परीक्षा पैटर्न के ध्यान में तो कम बनाया गया है। हमारी तरफ से यह कोई भी दावा नहीं किया जाता है कि यह यही प्रश्न वास्तविक परीक्षा में पूछे नहीं। हाँ, लेकिन आप जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन का लेवल देखोगे, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस लेवल की क्वेश्चन है। और हर एक क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन देख के आंसर लगा दो। आपको थोड़ा ताकत तो लगेगी दिमाग में आंसर लगाने के लिए। हर एक क्वेश्चन जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जो ध्यान से देखिएगा और अपने नंबर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं। और ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन गलत होने पर आपको एक अंक काटना है, ठीक है? 3 क्वेश्चन गलत होने पर 1 अंक आपको काटना है, ताकि आप माइनस मार्किंग लेके चलते, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी तो आपके पहले देखिए, माइनस मार्किंग होने के बाद कितने नंबर ला पा रहे हैं, इस चीज का अंदाजा हमको लगाना। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको स्वागत करता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, फोर्सिंग करते समय लगभग 1200 डिग्री तापमान पर धातु का रंग कैसा दिखाई देता है? देखो इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है बात। आप यदि इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, हम इंग्लिश पे देख सकते हो ना। तो फोर्जिंग करते टाइम 1200 डिग्री तापमान पर धातु का रंग होता है। ऑप्शन है मेरे पास है, गहना लाल, चेरी लाल, पीला सफेद या सफेद। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 1200 डिग्री टेम्परेचर में रंग क्या होता है धातु का। अच्छा, इसको याद करने का मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया हूँ। इसमें देखो डीबीआर, बीसीआर, बीसीआर, बाय बाय डब्ल्यू डब्ल्यू, ये आपको याद रखना है। बीसीआर क्या हो गया, डीबी, डीबीआर ना, डीबी से क्या बन गया हमारा, डीबी से बन गया डल ब्राउन, डल ब्राउन, ठीक है? आर से क्या बन गया हमारा, आर से बन गया हमारा रेड। फिर से करते हैं हम। टी से क्या बन गया हमारा, डी बी, डीबी से बन गया हमारा डल ब्राउन, डल ब्राउन। आर से बन गया हमारा रेड, ठीक है? डी से बन गया डल चेरी, डल चेरी, ठीक है? डी, डी सी से बन गया डल चेरी, है ना? और आर बी से बन गया रेड ब्राउन,
दिख रहा है यहाँ पर, ये दिया है 500, इसका जो तापमान होता है 500 डिग्री, 600, 800, 1000, 1100, 1200, 1300। ये चीज हमको याद रखनी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टेम्परेचर याद रखना हमको। बुक में 7 ही टेम्परेचर दिया, इसी टेम्परेचर पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो 500 डिग्री सेल्सियस, 600, 500, 600, 800, 1000, 11, 12, 1300। अभी एक ये 7 है, तो अभी इसमें जो है पूरे सातों का कलर दिया हुआ है, ठीक है, इसको याद रखना है। डीबीआर, डीसीआर, बीसीआर, वाई वाई, डब्ल्यू डब्ल्यू, क्या है? डीबीआर याद रखना है, डीसीआर याद रखना है, बीसीआर याद रखना है, बाय बाय, डब्ल्यू डब्ल्यू। तो अभी देखना है इसमें, डीबीआर एक हो गया, ठीक, आर एक हो गया, डीसीआर दो तीन हो गया, ठीक है, बीसीआर हो गया चार, ये पांच, छह और एक सात। ठीक, अब यहाँ रख याद देखना आप, पहला क्या बनेगा? डीबी, ठीक है, फिर बनेगा आर, फिर बनेगा डी सी आर, ठीक, बीसीआर के बाद बीसीआर, बी सी आर, बीसीआर के बाद बाय, फिर बाय डब्लू, और आखिरी में डब्लू। तो क्या होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है, ये नंबर हो गए। तापमान कितना? 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको सीक्वेंस ही जमाना, ये पूरा सीक्वेंस है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है आगे पीछे। अभी देखो, इसका कलर हो गया 500, ये हो गया 600, ये हो गया हमारा 700, 800, ठीक है, ये हो गया हमारा 1000, 1000 के बाद हमारा 1100, और ये होगा हमारा 1200, ठीक, और 1300 में क्या हो गया? ये 1300, ठीक। अभी देखो, टीबीआर, डी से बन गया डल ब्राउन, डल ब्राउन जो होगा 500 डिग्री टेम्परेचर पर डल ब्राउन कलर होगा, 600 डिग्री टेम्परेचर पर लाल रेड कलर का होगा, 800 में डिग्री होगा डल चेरी रेड होगा, 1000 तापमान पर कितना होगा? ब्राउन चेरी रेड होगा, ठीक है। 1100 डिग्री टेम्परेचर में कितना होगा? वाइट सफेद कलर का धातु का रंग हो जाएगा, और 1200 में क्या होगा? येलो वाइट होगा, ठीक है। और 1300 डिग्री टेम्परेचर पड़ा करने पर कितना क्या हो जाएगा? धातु का कलर वाइट कलर का हो जाएगा। हमें प्रश्न में क्या पूछा है? 1200 डिग्री तापमान पर धातु का रंग होगा, तो 1200 में कितना होगा हमारा? 1200 में होगा हमारा वाइट, येलो वाइट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर का, ठीक है, येलो वाइट कलर का हमारा सही आंसर। तो ये चीजें याद रखनी है हमको। तापमान से भी प्रश्न पूछा हो सकता है, तापमान से प्रश्न पूछ ले, तो हमको यहाँ से क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड के दांतों का रैक एंगल कितना होता है? ठीक है, ऑप्शन क्या हमारा? 0 डिग्री, 1 डिग्री, 5 डिग्री या 10 डिग्री। अच्छा देखो, आपको ये जो है ना डेमो क्लास है, ठीक है, इसके बाद आपको बताना कि आपको किस तरीके की क्लास चाहिए। देखो, अभी इसमें जो है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे वन लाइनर हो सकते थे, ठीक है, जो कि मैंने अभी इस क्लास में नहीं दिया आपको, क्योंकि आप कुछ लोग बोलते हैं कि खिचड़ी बना देते हो। तो आपको बताना है कि यहाँ पर और भी वन लाइनर आपको चाहिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पर डालूंगा मैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन डालेंगे तो लगभग 85 क्वेश्चन है, ठीक है, 85 × 10 मान लो आप, तो कितना आएगा? 850 क्वेश्चन में देने की कोशिश करूंगा एक ही क्लास में, एक ही क्लास में 850 क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा, और 85 तो ये क्वेश्चन रहेंगे। तो हमें इस कदर तैयारी करना है कि एक ही क्लास में एक पीडीएफ में कम से कम, ये तो ज्यादा हो गया, 200 से 300 क्वेश्चन हमको तैयार करना है एक पीडीएफ में, और इसकी जितनी पीडीएफ बन सकती है अब बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो इस तरीके से हमको लेके चलना है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्लास कैसी चाहिए। अच्छा, इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा दांतों, हेक्सा ब्लेड में दांतों का रैक एंगल कितना होता है? तो रैक एंगल होता है हमारा 1 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ट्राई स्कोर में ब्लेड और स्ट्रोक के जॉइंट पर अंडरकट क्यों दिया जाता है? ब्लेड को मजबूत बनाने के लिए, माप को डिजाइन करने के लिए, जॉइंट पर गंदगी या बर्स के कारण टूटी से बचने के लिए, या वजन कम करने के लिए। कमेंट करके बताना है आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी देखो, ट्राई स्कोर से भी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते थे, लेकिन मैंने यहाँ पर कवर नहीं किया, क्योंकि आपकी राय लेना है कि आपको किस तरीके की पीडीएफ चाहिए, किस तरीके का वीडियो चाहिए। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मान लो मैंने 10-20 क्वेश्चन, 5-10 और डाल दिए, इसमें आपको कंफ्यूजन हो गया, इसलिए आपको बताना है कि आपको किस तरीके की क्लास चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, जॉइंट पर गंदगी या बर्स के कारण त्रुटि से बचने के लिए ट्राई स्कोर पर अंडरकट दिया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पावर हेक्सा में छोटी लंबाई की जॉब को सही स्थिति में पकड़कर कटिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है वाइस, स्पेसर, पैरेलल ब्लॉक या फाई। कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, स्पेसर। ठीक है, हेक्सा ब्लेड पावर हेक्सा में जब छोटी जॉब की लंबाई को कटिंग करनी होती है, तब किसका उपयोग करते हैं? स्पेसर का उपयोग करते हैं। अगला है, आग खालिस्तान का एक संयोजन है। ऑप्शन क्या है हमारे सामने? फ्यूल, लाइट और ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन, फ्यूल, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल, लाइट एंड नाइट्रोजन। तो आग जो होती है किसका कॉम्बिनेशन होती है? आग जो होती है, फ्यूल होता है एक तरफ, ठीक है, दूसरे में हीट होती है, और चौथा होता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमारा इसका संयोजन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। अब आग से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आग के टाइप हो गया ए बी सी, इसमें क्या तेली आग क्या होती है, गैसी आग क्या होती है, मतलब इसको बुझाने के लिए किसका यूज करते हैं, खैर हीट को हटाना क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन मतलब फ्यूल को हटाना क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को हटाना क्या बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चन भी हमारे कवर हो सकते हैं। तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको क्या ऐसे क्वेश्चन भी इसमें और चाहिए आप। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। लोहे के निर्माण हेतु कौन से अयस्क का उपयोग किया जाता है? सॉरी, नहीं किया जाता है ना, लोहे के निर्माण में कौन से अयस्क का उपयोग नहीं किया जाता है? बॉक्साइट, लिमोनाइट, हेमेटाइट या मैग्नेटाइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बॉक्साइट का उपयोग काम में करते हैं एल्यूमिनियम के उत्पादन के लिए ना। अच्छा, इस पीडीएफ में जो है, और आने वाले पीडीएफ में आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक टॉपिक के क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सारे टॉपिक कवर किया। आपको पीडीएफ देखने के बाद पूरा 85 क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कि हाँ, ये पेपर के लेवल से बनाएगी पीडीएफ है, और एकदम पेपर के जैसे ही लगेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, फायर की कौन सी श्रेणी में ईंधन, फ्यूल गैस या द्रवित गैस शामिल होती है? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी या क्लास डी। अभी देखो, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। अभी इसको याद करने के लिए बताता हूँ मैं आपको कैसे याद करना है। देखो, एसी हमारे घर में होती है। एसी कहाँ होती है? घर में होती है। एसी घर में होती है का मतलब है, एक क्लास की फायर और सी क्लास की बात, फायर घर में ही होती है। तो ए में क्या होता है? लकड़ी आती है, लकड़ी, ठीक है, कोयला और कागज से लगी आग को ए प्रकार में डालते हैं। और सी प्रकार की आग जो होती है घर में, और क्या होता है हमारा? गैस सिलेंडर। गैसी आग जो होती है ये सी प्रकार की आग होती है। अब बचा बी। बी से हो गया भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम, ठीक। भारत पेट्रोलियम में क्या मिलता है हमें? तेल मिलता है, डीजल पेट्रोल। तो तेलीय आग जो होगी बी प्रकार की आग होगी। अब बची हमारी कौन सी? डी प्रकार की आग। डी प्रकार की आग में जो होती है इलेक्ट्रिक आग आती है ना, इलेक्ट्रिक आग। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें एक बुझाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सी को, बी को या डी को। हम इसको एक ही उसमें कवर कर सकते हैं, मतलब इससे यदि क्वेश्चन बना तो बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें जो है
क्या बोला इसमें, गैसिया है ना, लिक्विड गैसिया। तो गैसिया क्या हो जाएगी हमारी, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ए और सी, मतलब सी टाइप की, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। दिल अपनी धुरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है और उन चक्करों द्वारा जितनी दूरी तय होती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन क्या है हमारे सामने, ऑप्शन है आरपीएम, मशीन स्पीड, कटिंग स्पीड या फीट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा कटिंग स्पीड। ठीक है। ड्रिल 1 मिनट में, ड्रिल 1 मिनट में, देखो ड्रिल इस तरीके से घूम रहा है, ठीक है, ड्रिल घूमते हुए जो दूरी तय कर रहा है, ये जॉब है हमारा। ड्रिल यहाँ घूम रहा है, घूमते हुए यहाँ से इधर तक आ गया, ठीक है, घूमते घूमते यहाँ तक आ गया। तो यहाँ जो है घूमते घूमते, मतलब ये कटिंग भी कर रहा है, ड्रिल घूम भी रहा है और कटिंग भी कर रहा है। तो ये क्या होगा, इसकी कटिंग स्पीड, 1 मिनट में जितने अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं कटिंग स्पीड। इसको मीटर प्रति मिनट में दर्शाते हैं ना, 1 मिनट में कितने अंदर जाता है, मीटर प्रति मिनट, कटिंग स्पीड। अच्छा आरपीएम क्या होता है, आरपीएम मतलब रेवोल्यूशन पर मिनट, मतलब चक्कर प्रति मिनट ना, मतलब ड्रिल की स्पीड। अभी क्या होगा, ड्रिल यहाँ पर ये जॉब है, ये हमारा जॉब हो गया, ऊपर हमारे यहाँ पर ये ड्रिल है, ये हमारा ड्रिल हो गया। ठीक। अभी ड्रिल जो है यहीं घूम रहा है, यही घूम रहा है, लेकिन कटिंग नहीं कर रहा अंदर। तो ड्रिल 1 मिनट में, ड्रिल अपनी दूरी पर 1 मिनट में जितने चक्कर लगाता है उसको क्या बोलते हैं हम, ड्रिल की स्पीड। ठीक है। तो इसको किससे दर्शाते हैं हम, आरपीएम से। अभी क्या फीट क्या होता है, मतलब कि ड्रिल अपने एक चक्कर में, यहाँ पर एक चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाने के बाद जॉब में जितना अंदर जाएगा वो क्या होगा हमारा, फीट होगा। फीट को कैसे दर्शाते हैं, एम प्रति रेगुलेशन से। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, एम प्रति रेगुलेशन, फीट की स्पीड होती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, कटिंग स्पीड। अगला है, जल का घनत्व होता है 1,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, 100 किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब, या 110 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसका राइट आंसर बताना क्या होगा। अभी देखो डस्टबिन से आंसर, मतलब प्रश्न पूछा जाता है डस्टबिन के कलर से। तो प्लास्टिक और टॉक्सिन हाइड्रेट के लिए कलर क्या होता है, पीला, पास है प्लास्टिक, पास है पीला। सब्जी के लिए क्या होता है, काला, सब्जी को यदि खराब सड़ जाती है, सड़ने के बाद क्या होती है, काली हो जाती है। तो सब्जी का कलर क्या होता है, काला होता है। ठीक है, सब्जी काले डस्टबिन में डाली जाती है। अभी कागज जो होता है, कागज में पेन से लिखते हैं नीले कलर की स्याही से, जब कागज को जलाते हैं तो उससे नीली कलर की आग निकलती है। तो कागज के लिए जो होता है नीले डस्टबिन का उपयोग करते हैं। और लोहे को जो है लाल गर्म करेंगे तो गर्म करते हैं तो लाल हो जाता है। तो इससे याद रखना है हमको, तो लोहे के लिए लाल कलर के डस्टबिन का उपयोग करते हैं। अभी इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ए, 1,000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये एमपीटीओ में पूछा गया प्रश्न है। ड्रिल जिग का प्रयोग किस लिए किया जाता है, केवल ड्रिलिंग करने के लिए, ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग और काउंटर सिंकिंग के लिए, केवल जॉब को क्लेम करने के लिए, या केवल टूल को गाइड करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ड्रिलिंग, रिमिंग, टेपिंग और काउंटर सिंकिंग के लिए हम ड्रिल जिग का यूज करते हैं। अब अगला प्रश्न है, अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है। अच्छा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को किससे नापते हैं हम, किलोग्राम से, और आयतन को किससे नापते हैं, मीटर क्यूब से। ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए सही होगा, बी, डी, या सी या डी, आपको कमेंट करके बताना है ना। तो ड्रिल चक जो होता है, ड्रिल चक 3 साइज में मिलता है, 6, 12 और 18, 3 साइज में मिलता है ना। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में पूछा गया प्रश्न, 2016-17 में पूछा गया प्रश्न है ना। इसको याद रखना है आपको, ड्रिल चक कितने साइज में मिलते हैं, 6, 12 और 18, 3 साइज में मिलते हैं।
तो अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है हमारे, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, पृष्ठ गिरनी पर पट्टे के लगातार रगड़ने से घर्षण और उत्पन्न ऊष्मा के कारण पट्टा शुष्क हो जाता है, जिससे पट्टा फिसलने लगता है। पट्टा फिसलन कम करने के लिए पट्टे के आंतरिक फलक पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। अच्छा देखो, प्रश्न देख के आपको लगता होगा कि किस लेवल के क्वेश्चन को मैंने निकाल के लाया। ये प्रश्न भी एमपीटीओ में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये जो है, मेरा दावा नहीं किया जा रहा कि सीएमपी में आएगा, लेकिन आपको लग रहा है कि हाँ पेपर का लेवल थोड़ा अलग है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सके, क्योंकि आईटीआई फिटर के नजरिए से एक प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। देखो, एमरी या कोरंडम का यूज करते हैं, टेलो या चून रेजिन का प्रयोग करते हैं, नायलॉन या टेफलॉन का यूज करते हैं, या जस्ता या चाक चून का उपयोग करते हैं। तो जो है, पट्टे घर्षण पर लगातार रगड़ने के कारण जो पदार्थ होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं हम, टेलो या रेजिन पाउडर का उपयोग करते हैं, जिसका राइट आंसर तो होगा हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु होती है, ये इसरो में पूछा गया प्रश्न है ना। ऑप्शन ए लेड, मरकरी, टाइटेनियम या गोल्ड। देखो, इसमें ना थोड़ी भ्रांति होती है। सबसे भारी धातु यदि टेक्निकल में पूछा जाए तो इसमें क्या होगा, लेड। लेकिन जनरल अवेयरनेस में पूछा जाए तो सबसे भारी ऑप्शन के हिसाब से क्या होगी हमारी, गोल्ड। तो हमें आईटीआई का जो पेपर दे रहे हैं हम, और इस तरीके का क्वेश्चन आया तो हमको किसमें लेड को ही लगाना है, सीसा। ठीक है, सीसा सबसे भारी धातु होती है। ये किससे प्राप्त होती है, गेलेना से प्राप्त होती है। इसका गलनांक कितना होता है हमारा, 327 डिग्री से, डिग्री सेल्सियस। और इसका घनत्व कितना होता है, 11.35 वर्ग ग्राम प्रति धन सेंटीमीटर, ठीक है। सामान्य ड्रिल का हेलिक्स एंगल कितना होता है हमारा, 27 डिग्री होता है, हेलिक्स एंगल। अगला प्रश्न है, बाहरी बल के प्रभाव के अधीन विनाश के बिना उसकी आकृति परिवर्तित करने की क्षमता निम्नलिखित गुणधर्म की कौन सी धातु में है। मतलब धातु का कौन सा गुणधर्म है, ये हमको बताना है। ऑप्शन देखते हैं हम क्या है। इसको प्लास्टिसिटी बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं, स्टिलनेस बोलते हैं, या मेलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकली प्रश्न है। लेस सेंटर को अलाइन करने के लिए ट्रायल कट पद्धति में कट के बाद टेल स्टोक सिरे का व्यास 0.1 mm बड़ा पाया गया। अगले ट्रायल से पहले टेल स्टॉप बॉडी को किस दिशा में मूव करना चाहिए। ऑप्शन है 0.1 mm ऑपरेटर की तरफ, 0.05 mm ऑपरेटर की तरफ, 0.1 mm ऑपरेटर से दूर, 0.05 mm ऑपरेटर से दूर। क्या बोल रहा है प्रश्न, लेस सेंटर को अलाइन करते समय टेल स्टॉक, अभी हेड स्टॉक किधर साइड होता है, हेड स्टॉक होता है हमारा इधर, और टेल स्टॉक होता है किधर, इधर साइड। अब ये क्या बोल रहा है कि कट के बाद टेल स्टॉक सिरा 0.1 mm, मतलब इधर का सिरा जो है बड़ा पाया गया। देखो, प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। मान लो इस तरीके का कोई जॉब है, ठीक है, किस सेंटर में बंधा है, एक सेंटर में बंधा है। अभी क्या बोल रहा है कि टेलीस्कोप सिरे पर इधर साइड, इधर जो है 0.01 mm बड़ा पाया गया। अब इसको टर्न करना है। टर्न करने के लिए क्या होगा, देखो ये तो संभावना है कि लेथ मशीन में जो होता है, जिसे 0.01 mm का कट लगाना है, तो कट कितने का लगाएंगे हम, 0.05 mm, ठीक है। तो अभी ऑप्शन से हमको ये तो पता चल गया कि आंसर क्या आएगा, 0.05 mm। तो ऑप्शन ये भी नहीं आएगा हमारा, और सी भी करेक्ट नहीं होगा।
अभी करेक्ट क्या होगा, बी या डी? अभी बी या डी में से सही कौन सा होगा ये देखना है। अभी देखो, इसको क्या बोल रहा है कि पहले टाइल से टेल स्टॉक की बॉडी को किस दिशा में मूव करेंगे, इसकी बॉडी को किस दिशा में मूव करेंगे, ऑपरेटर की तरफ, मतलब इधर साइड मूव करना है या ऑपरेटर के विपरीत साइड मूव करना है। अभी देखो ये हमारा टूल हो गया, ये टूल हो गया। अब इसको हम यदि कोई भी जॉब है हमारी, यहाँ पर देखना, ये जॉब हो गई हमारी, ठीक है, ये सेंटर में, यहाँ इसको कुछ नहीं करना, यहाँ फिक्स है, इसको फिक्स है। यदि ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर के विपरीत दिशा में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से तो ये चल जाएगा, लेकिन लेकिन जो टूल होगा, ये जो टूल होगा इससे दूर जाएगा टेल स्टॉक का, तो क्या होगा कि हेड स्टॉक का इधर जो सिरा होगा ये कट लगेगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमको क्या है, छोटा है, ये तो छोटा है लेकिन और कट जाएगा, तो हमको क्या करना है, इधर का सिरा काटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेल स्टॉक सिरे को क्या है, ऑपरेटर की तरफ 0.05 mm एडजस्ट करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, ना, ऑपरेटर की तरह 0.05 mm हम उसको मूव करेंगे। विभिन्न धातु मिश्रणों को मिलाकर विभिन्न मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातुओं के घटकों का संयोजन हाई स्पीड स्टील में इस्तेमाल किया जाता है? ये इसरो में पूछा गया प्रश्न है ना। अभी ऑप्शन देखो, क्रोमियम निकिल मोलिब्डियम से बना होता है, निकिल मोलिब्डिनम और सिलिकॉन से बना होता है, क्रोमियम बेनेडियम मैग्नीज से बना होता है, या फिर ऑप्शन डी है हमारे पास, क्रोमियम बेनेडियम और टंगस्टन। तो हाई स्पीड स्टील जो होता है क्रोमियम बेनेडियम और टंगस्टन से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है, 60-40 कांस्य को धातु कहते हैं, मतलब 60-40 वाला जो ब्रास होता है, पीतल होता है, उसको किस नाम से जानते हैं? मुंज मेटल, गन मेटल, गोल्ड या नोबल? कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हुआ। अच्छा, इसकी एक ट्रिक बनाए थे हमने, जिसमें क्या था, मुनका जी था ना, मुनका जी, क्या था हमारा, मुनका जी, जिसको क्या बोलते हैं हम, काका जी ना, सॉरी काका जी नहीं, पिताजी थे, ठीक है। क्या था हमारा, एक ट्रिक बनाए थे हमने, पिताजी था ना, पिताजी जिनका नाम क्या था, मुनका जी, ये बोलते हैं काका को, क्या बोलते हैं, काका टी पियोगे, तो ये बोलते हैं, नहीं मुनका जी, मुझे 60-40 को, क्या ट्रिक बनाया था हमने, 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए, ये हमारी ट्रिक थी, ठीक है। इसमें पिताजी थे, पिताजी कहते पीतल और तामा, पीतल कैसे बनता है, तामा और जिंक से मिलकर बनता है, लेकिन ये तामा और जिंक जो है 60-40 के अनुपात में मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, मुंजे मेटल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गन मेटल बना होता है कॉपर जिंक और टीन से मिलकर बना होता है। अभी देखो ये तो पीतल हो गया, कांसा कैसे होता है, कांसा जो होता है, काका टी पियोगे, काका टी पियोगे, तो कहाँ से बन गया हमारा कांसा, कहाँ से मतलब कॉपर और टीन, कॉपर और टीन से मिलकर क्या बना होता है हमारा, कांसा बना होता है। और पीतल जो होता है हमारा, पीतल बना होता है किससे, तामा और जिंक से, ठीक है। और जो मुंज मेटल, मुनका जी से क्या बन गया हमारा, मुन से बन गया मुंज मेटल, का से उनका कॉपर और जी से बन गया हमारा जिंक। अच्छा, इसमें जिंक और टीन में कंफ्यूजन मत होना है ना, इसलिए मैंने ट्रिक बनाया था। और ये बोल रहा है कि 60-40 को निकिल के साथ, अभी देखो इसमें क्या है, कॉपर, ठीक है, जिंक, जिंक में यदि निकिल मिला देंगे हम, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, जर्मन सिल्वर।
ये भी आपको ध्यान रखना है, इससे भी प्रश्न आता है कि जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है। कॉपर, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर में होता है। कांसा में क्या होता है, कॉपर और टी। पीतल में क्या होता है, तांबा और जिंक। ठीक है, और 60-40 में तांबा और जिंक को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मुंज मेटल। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सादा कार्बन इस्पात का तापन करते समय जिस तापमान पर उसे नि, निम्नतर क्रांतिक बिंदु कहते हैं का निर्माण होता है। देखो इस प्रश्न में जो है थोड़ा ऑप्शन मेरा से गलत टाइप हो गया। इसमें जो है तापन के लिए क्या बोल रहा है, हीटिंग के लिए जो है स्टील का टेम्परेचर कितना होता है, लोअर क्रिटिकल तापमान बोल रहा है। तो लोअर क्रिटिकल तापमान हीटिंग के लिए कितना होता है, 723 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कूलिंग के लिए कितना होता है हमारा, कूलिंग के लिए 693 डिग्री सेल्सियस लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर ऑप्शन हमारा गलत हो गया। उसका राइट आंसर होगा हमारा 723 डिग्री सेल्सियस लोअर क्रिटिकल तापमान होता है। अगला, ऊष्मा उपचार के दौरान द्वारा कठोर और रुक्ष धात्विक जॉब को नरम और मशीनर बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। हार्डनिंग कहते हैं, टेम्परिंग कहते हैं, या फिर एनिलिंग कहते हैं, या नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। तो इसको मशीनर बनाने के लिए क्या प्रक्रिया यूज की जाती है हमारी, एनिलिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। इस्पात के निम्न क्रांतिक बिंदु शीतलन, कूलिंग पूछा है ना, कूलिंग टेम्परेचर कितना होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अभी बताया मैंने, ऊपर कितना होता है हमारा, 693 डिग्री सेल्सियस। और हीटिंग के लिए कितना होता है हमारा, 723 डिग्री टेम्परेचर। अगला प्रश्न है, टेम्परिंग के दौरान धातु को लगभग 270 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर गर्म किया जाता है, तो उसकी सतह पर कौन सा रंग दिखाई देता है, हल्का पीला, भूरा, जामुनी या नीला। अब इसका तापमान याद करने के लिए कितना, इसका टेम्परिंग का तापमान होता है 700, 220, 30, 40, 50, 70, 80 और 300। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनाया था, हामा, गामा, भू, भूजा, जा, गजनी। हामा से क्या बन गया, हरा मटीला। हरा मटीला के लिए कितना होता है, 220। गहरा मटीला के लिए 230। भूरा के लिए कितना होता है, भू से बन गया, भू से बन गया भूरा, इसका तापमान कितना होता है, 240। अभी भूरा जामुनी के लिए कितना होगा, 250। और जामुनी के लिए कितना होगा, 270। ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। गहरा जामुनी के लिए कितना होता है, 280 टेम्परेचर होता है। और नीला रंग जो होता है 300 डिग्री टेम्परेचर पे आता है ना। तो ये चीज हमको याद रखनी है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी यही है, यही आपको याद करना पड़ेगा। हामा, गामा, भू, भूचा, जा, गजनी। 220, 30, 40, 50, 70, 80 और 300। हरा मटीला, हरा मटियाला। ठीक है, गहरा मटियाला, भूरा, भूरा जामुनी, जामुनी या गहरा जामुनी और नीला। ये जो है 220 डिग्री टेम्परेचर होगा, 230, 240, 250, 270, 280 और 300 डिग्री टेम्परेचर। ये आपको ध्यान रखना, टेम्परिंग के दौरान ये कलर आएगा। 220 में हरा मटीला, यही बुक में दिया है आपको, तो हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ ले वो। तो ये आपको ध्यान रखना है ना, 270 डिग्री तापमान पर क्या रंग आता है हमारा, जामुनी। अगला प्रश्न है, एल्यूमिनियम के एक मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया है, गैल्वनाइजिंग, क्रोमाइजिंग, सेरेडाइजिंग या एनोडाइजिंग। तो गैल्वनाइजिंग जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, गैल्वनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। क्रोमाइजिंग में क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है।
सेरेटाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है, और एल्यूमिनियम की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग या कैलोराइजिंग। तो इसको याद रखने क्या, एलो कैलो, एलो कैलो, एलो कैलो याद रखो आप। ए से बन गया एल्यूमिनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम का जो होता है एलो, एलो ना, तो ए से बन गया एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग, और कैलो से बन गया कैलोराइजिंग। तो एनोडाइजिंग और कैलोराइजिंग में जो है एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अच्छा, टीन की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, क्लेडिंग, और कांच और मेटल स्प्रे को क्या बोलते हैं, एनामेलिंग। ये प्रश्न भी बनता है ना, इसको भी याद रखना। इस टॉपिक से इतना ही है, तो ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही चीज पूछता है कि टीन की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं, कांच मेटल स्प्रे को क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग में किसकी परत चढ़ाई जाती है, सेरेडाइजिंग सेरेडाइजिंग में किसकी परत चढ़ाई जाती है। ये सब क्वेश्चन आते हो। क्रैंक हुक बने होते हैं, ये आईजीएम के पेपर में पूछा जा चुका है। क्रैंक हुक जो होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं, कास्ट स्टील के, हाई कार्बन स्टील के, या रॉट आयरन के। तो क्रैंक जो होते हैं हमारे, क्रैंक हुक रॉट आयरन के बने होते हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने के लिए धातु के गुण का नाम बताइए। डक्टिलिटी कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं, या आभार कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा हमारा, कमेंट करके बताओ। तन्य बलों के प्रभाव का विरोध करने के लिए धातु के गुण को क्या कहते हैं हम, टेनासिटी। डक्टिलिटी में जो है तार का निर्माण करते हैं, इलास्टिसिटी में जो है, इलास्टिसिटी में स्प्रिंग का उदाहरण है, ठीक है। किसी धातु में यदि बल लगाते हैं तो वो आकार बदल लेती है, लेकिन बल हटाने में पुनः अपनी स्थिति में आ जाती है। इसको इलास्टिसिटी कहते हैं। तो आघातवर्ती में जो है प्लेटें बनाई जाती है ना, प्लेटें बनाने को आघातवर्तीता कहते हैं। अगला प्रश्न, लोहे को जंग से बचाने के लिए खालिस्तान से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। कैल्शियम से, एल्यूमिनियम से, कॉपर से, या जिंक से। अभी देखो ऊपर अभी पढ़े हमने, कांच की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं, कांच या मेटल स्प्रे को एनामेल, ठीक है। कैलोराइजिंग और एनोडाइजिंग में जो है एल्यूमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्रोमियम की परत चढ़ाई जाती है, और जिंक में जो है गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनाइजिंग और सेरेडाइजिंग जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना, ये चीज हमको ध्यान रखना है। ये तापमान कितना होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, गैल्वेनाइजिंग में जिंक की परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, शॉर्ट रूल के एक सेट में विभिन्न माप के रूल मिलते हैं, निम्नलिखित में से किस साहित्य का शॉर्ट रूल सेट में शामिल नहीं होता। 5 mm, 12.5 mm, 15 mm, या 25 mm। तो शॉर्ट रूल जो होते हैं 5, 10, 12.5, 20 और 25 mm साइज में मिलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 15 mm साइज में शॉर्ट रूल नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, एक माइक्रोमीटर में 0.02 mm की पॉजिटिव एरर है। जब माइक्रोमीटर 25.14 mm मापता है तो सही रीडिंग क्या होगी। जब पॉजिटिव रीडिंग रीडिंग में जो होती है, कुल रीडिंग से पॉजिटिव रीडिंग को घटा देते हैं ना, तो 25 × 4 1 में से 0.02 घटा देंगे, तो कितना आएगा, 25.39। राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा देखो, मेटल से कुछ ट्रिक बनाए थे हमने, इसका ट्रिक क्या थी, वाइट मेटल, वाइट मेटल क्या था, वाइट कलर में कोई लेटी एंटी, ठीक है, वाइट कलर में लेटी एंटी। और एक और किसका बनाया था, बेबी बेबी मेटल का ना, बेबी जी कोटी अंटी, कोटी अंटी। वाइट मेटल से जो है, सॉरी बेबिट मेटल से, बेबिट मेटल से अभी आईजीएम में शायद लड़के लोग बता रहे थे कि पेपर में पूछा था। आईजीएम से 1 जुलाई को
1 जुलाई को बेबी मेटर से क्वेश्चन पूछा था। अभी किस तरीके का क्वेश्चन आएगा शायद आपको भी पता होगा। तो इसकी ट्रिक क्या थी, बेबी जी कोटी अंटी। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना, कॉपर टिन जिंक और एंटीमनी। और वाइट मेटल में जो होता है कॉपर लेड टिन एंटीमनी। लेड की जगह में क्या होगा, जिंक होगा ना। अभी देखो पिताजी, पिताजी जो है मुनका जी नाम है उनका, बोलते काका जी टी पियोगे? तो नहीं मुनका जी, 60-40 को निकिल के साथ जर्मनी जाना है सिल्वर के लिए। तो पिताजी, पी से बन गया पीतल, ता से बन गया तांबा, जी से बन गया जिंक। ठीक है, काका टी पियोगे, तो का से बन गया कांसा, का से कॉपर और टी से टी, मतलब कॉपर और टिन से मिलकर क्या बना होता है हमारा, कांसा बना होता है। अभी जब मुनका जी की बात करते हैं, मुंह से बन गया मुंज मेटल, का से बन गया कॉपर और जी से बन गया जिंक। तो कॉपर और जिंक जो है 60-40 के अनुपात में मिलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे हम, मुंज मेटल। अभी बोल रहा है 60-40 को निकिल के साथ, यदि मुंज मेटल में निकिल मिला दे तो क्या बन जाएगा हमारा, जर्मन सिल्वर। ये भी हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, फीलर गेज का उपयोग किया जाता है। फीलर गेज का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन है हमारे पास, चौड़ाई की जांच करने के लिए, ऊंचाई की जांच करने के लिए, लंबाई की जांच करने के लिए, या मेटिंग पार्ट के बीच गैप की जांच करने के लिए। तो फीलर गेज का उपयोग कहाँ करते हैं, टू चेक द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, स्क्रू पिच गेज का उपयोग किस रेंज में स्क्रू का पिच जांच करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है 0.35 mm से 0.5 mm तक, 0.35 mm से 5 mm तक, 3.5 mm से 3.5 mm से 5 mm तक, या 25 से 30 mm तक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 0.35 mm से 5 mm तक चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का उपयोग करते हैं। अगला है, आवश्यक साइज तक स्लिप गेज एक साथ कैसे जोड़े जाते हैं। स्लाइडिंग द्वारा, ग्लेजिंग द्वारा, लोडिंग द्वारा, या रिंगिंग एक्शन द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिंगिंग एक्शन द्वारा स्लिप गेज को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, निरीक्षण कमरे में गेजों को किस मानक ताप पर सुरक्षित रखते हैं। 10 डिग्री टेम्परेचर, 20 डिग्री टेम्परेचर, -+2 डिग्री टेम्परेचर, 10 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 30 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी। खालिस्तान न्यूनतम माप को एक स्ट्री रूल के साथ पढ़ा जा सकता है, मतलब स्ट्री रूल का लिस्ट काउंट पूछा है ना। तो लिस्ट काउंट तो 0.01 mm, 0.02 mm, 0.05 mm, या 0.5 mm। तो लिस्ट काउंट जो होता है स्टील रूल का कितना होता है हमारा, 0.05 mm। ये होता है माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट, 0.01 mm। और वर्नियर कैलिपर का कितना होता है हमारा, 0.02 mm। अगला, खालिस्तान के प्रयोग से एक स्क्रू थ्रेड के पार्श्व कोण और रूप को मापा जा सकता है। फ्लैंक एंगल एंड फॉर्म ऑफ अ स्क्रू थ्रेड कैन बी मेजर यूजिंग वर्नियर कैलिपर, भी, यहाँ पर 20 लिखा है, भी ब्लॉक, इसको भी ब्लॉक कर लेना, ठीक। या फिर स्लिप गेज एंड प्रेसिजन रूलर, या ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर है ना। ये ऑटनेस फैक्ट्री मेंढक में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, माइक्रोमीटर सिद्धांत पर कार्य करता है। स्क्रू, बोल्ट, स्टड, या नट और बोल्ट। राइट आंसर क्या होगा हमारा, नट और बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। लीड और पिच है ना, लीड पिच या नट और बोल्ट के सिद्धांत पर माइक्रोमीटर हमारा काम करता है। अगला प्रश्न है, मार्किंग ऑफ टेबल की ऊपरी सतह पर इंक्रिप्ट रेखाएं का क्या उपयोग होता है। जॉब को काटने के लिए, जॉब की पॉलिशिंग के लिए, जॉब की सही सेटिंग और मार्किंग के लिए, या टेबल को मजबूत बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, जॉब की सही सेटिंग और मार्किंग के लिए
मार्किंग टेबल पर रेखाएं इंगित की जाती है। अगला प्रश्न है, पतली मोटाई की पाइप काटते समय निम्न में से किस बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? हेक्सा को सही बैलेंसिंग या संतुलन में रखना, पाइप की मोटाई पर ब्लेड के 2 या 3 दांते अवश्य आने चाहिए, ब्लेड को ओवरहीट नहीं होने देना है, या कट घुमाव में काटना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पतली मोटाई की पाइप को काटने के लिए ध्यान रखना है कि पाइप की मोटाई का ब्लेड के 2 से 3 दांते आवश्यक रूप से होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ड्रिल चक का वह भाग जो ड्रिल मशीन स्पैंडल में फिट होता है उससे क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं, स्लिप कहते हैं, टेपर सॉकेट कहते हैं, या अर्बर कहते हैं। तो ड्रिफ्ट जो होता है, मशीन स्पैंडल से जो है ड्रिल चक को निकालने के लिए करते हैं ना, ड्रिल चक को मशीन स्पैंडल से निकालने के लिए ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। स्लिप का उपयोग कब करते हैं हम? जब जॉब छोटी होती है, ठीक है, छोटे साइज के जो जॉब होते हैं, छोटे साइज के की ड्रिल को पकड़ने के लिए स्लिप का उपयोग करते हैं ना, और बड़े साइज के ड्रिल को पकड़ने के लिए सॉकेट का उपयोग करते हैं। ये चीज ध्यान रखना ना। तो ड्रिल चक का वह भाग जो मशीन स्पैंडल में फिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? आर्बर। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वी ब्लॉक के वी ग्रुप का कोण होता है 120 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, या 60 डिग्री। तो वी ब्लॉक का जो एंगल होता है वो कितना होता है हमारा? ऑप्शन बी, 90 डिग्री। ट्रिमर के दांतों में असमान गैप निम्नलिखित में से किसके लिए दिया जाता है? इससे धातु आसानी से कटती है, रिमर को बाहर निकालने में सहायता करता है, रिमिंग करते समय चेटरिंग नहीं होती है, या इससे रिमर बनाने में सहायता मिलती है। कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो असमान गैप जो होता है चेटरिंग को रोकने के लिए देते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सॉकेट हेड स्क्रू के होल को बड़ा करने की क्रिया को क्या कहते हैं? स्पॉट फेसिंग, स्पॉट फिटिंग जो फ्लाई कटर से होती है। फ्लाई कटर से होती है ना, स्पॉट फेसिंग फ्लाई कटर से करते हैं। ये एमपीटीओ में पूछा गया प्रश्न 2016 में। ट्रिपनिंग होती है, काउंटर सिंकिंग होती है, काउंटर बोरिंग होती है। तो सॉकेट हेड को बिठाने के लिए जो होता है काउंटर बोरिंग होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ड्रिफ्ट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आप ये ऊपर बताया ना, ड्रिफ्ट का प्रयोग कहाँ करते हैं? टूटे हुए ड्रिल को जॉब्स में से बाहर निकालने के लिए, ड्रिल को मशीन स्पेंडल में फिट करने के लिए, ड्रिल को मशीन स्पेंडल से बाहर निकालने के लिए, या ड्रिल चक को मशीन स्पेंडल में फिट करने के लिए। तो ड्रिफ्ट का उपयोग कहाँ करते हैं हम? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ड्रिल को मशीन स्पेंडल से बाहर निकालने के लिए ड्रिल चक का उपयोग ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं, है ना। ये चीज हमको ध्यान रखना है। ड्रिफ्ट का उपयोग कहाँ करते हैं? ड्रिल को मशीन स्पेंडल से बाहर निकालने के लिए। ड्रिफ्ट जो होता है 30 डिग्री में टेपर होता है ना, ये भी याद रखना है आपको। 30 डिग्री इसका टेपर कौन होता है? अगला, कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए कटिंग एंगल होता है 80 डिग्री, 55 डिग्री, 70 डिग्री, या 60 डिग्री। तो 70 डिग्री किसका होता है? स्टील का होता है ना। 75 डिग्री किसका होता है? स्टेनलेस स्टील का। स्टेनलेस स्टेनलेस स्टील के लिए 75 डिग्री होता है, स्टील के लिए 70 डिग्री होता है। हाई कार्बन स्टील के लिए कितना होता है? हाई कार्बन स्टील के लिए होता है हमारा 65 डिग्री। कास्ट आयरन के लिए होता है हमारा 60 डिग्री। और माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है हमारा? 55 डिग्री। ठीक है, तो ये भी हमको याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, चीजल का कटिंग एज कॉन्वेक्स आकार में क्यों ग्राइंड होता है? कॉर्नर तेज करने के लिए,
तेज पॉइंट तक तेल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए कटिंग पॉइंट धातु में सही घुस जाए और चीजें चोट लगने पर उछल ना सके, इसके लिए कौन वैसा कर्व बनाते हैं, या बड़े कर्व काटने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी, कटिंग पॉइंट तक धातु में सही घुस जाए, और कटिंग पॉइंट जो है धातु में सही घुस जाए और चीजल चोट लगाने पर उछल ना सके, इसके लिए हम कॉन्वेक्स आकार में ग्राइंड करते हैं। अगला प्रश्न है, ड्रिल एक चक्र में जितना धातु के अंदर घुसता है उसे कहते हैं कटिंग स्पीड, स्पीड, जॉब की गहराई, या फीट। तो ऊपर अभी डिस्कस किया हमने, ड्रिल एक चक्कर में जितना धातु के अंदर घुसता है उसको क्या बोलते हैं, फीट। इसको प्रति रेव से दर्शाते हैं, रेव मतलब रेवोल्यूशन। कटिंग स्पीड होता है मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में कितने मीटर अंदर घुसता है। कास्ट आयरन की ड्रिलिंग के समय कूलेंट क्या दिया जाता है, सोलुबल ऑयल, मिट्टी का तेल, मोबिल ऑयल, या कंप्रेस एयर। तो कास्ट आयरन की ड्रिलिंग करते समय किस कूलेंट का उपयोग करते हैं हम, कंप्रेस एयर, या फिर किसी प्रकार का कूलेंट को यूज नहीं करते, ये भी यदि ऑप्शन में हो तो हम उसको टिक लगाएंगे, ठीक है। अभी मिट्टी का तेल जो होता है, पीतल के लिए जो है मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं ना, पीतल के लिए मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। और पीतल की जब टर्निंग करते हैं हम तो आई आकार के चिप्स निकलते हैं ना, चिप्स का जो आकार होता है वो आई आकार का होता है, ये भी पूछता है। और माइल्ड स्टील में जो होता है, लंबे घुंघराले, घुंघराले ना, घुंघराले चिप्स निकलते हैं, ये भी हमको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जिस बाइस का गाइड नट आधा होता है उसे क्या कहते हैं, कुट रिलीज बाइस, यूनिवर्सल मशीन बाइस, पाइप बाइस, या लेग बाइस। क्वेश्चन आता है, किस बाइस में जो है जॉब जो है वर्टिकल, जा जो है वर्टिकल खुलते हैं, तो वर्टिकल किस में होते हैं, वर्टिकल जॉब जो है, वर्टिकल जा किस में खुलते हैं, जो है पाइप बाइस में वर्टिकल जा खुलते हैं, ये भी देखना। और समांतर तो बाकी सब ही होते हैं। तो जिस बाइस का गाइड नट आधा होता है उसको क्या बोलते हैं, क्विक रिलीज बेंच बाइस। ऑप्शन ही हमारा राइट आंसर होगा। बेंच बाइस की जब प्लेट निम्नलिखित में से किस धातु की बनाई जाती है, कास्ट आयरन, गन मेटल, माइल्ड स्टील, या टूल स्टील। तो गन मेटल जो होता है कजीटिंग, कॉपर जिंक और टीन से मिलकर बना होता है गन मेटल। और बेंच बाइस की जब प्लेट जो होती है हमारी टूल स्टील की बनी होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बाइस क्लैम का प्रयोग किस लिए किया जाता है, जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए, हार्ड जैसे बचाने के लिए, फिनिश सतह को बचाने के लिए, या फाइलिंग करते समय मूवेबल जैसे जाके बचाव के लिए। इसका राइट आंसर होगा हमारा फिनिश सतह को बचाने के लिए। ऑप्शन डी सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ऐसा जिग जिसमें बेस प्लेट की आवश्यकता नहीं होती है, बॉक्स जिग, प्लेट जिग, पोस्ट जिग, या इंडेक्सिंग जिग। तो बेस प्लेट किस में नहीं होता, प्लेट जिग और चैनल जिग में जो है बेस प्लेट नहीं होती। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, दोनों में बेस प्लेट नहीं होती। इसे एमपीटीयू में पूछा गया प्रश्न है। अच्छा देखो, हर टॉपिक से क्वेश्चन इसमें, एक एक टॉपिक से क्वेश्चन को निकाल के इसमें डाला हूं मैंने। और जो है 85 क्वेश्चन होंगे इसके, ठीक है, 50 क्वेश्चन तक सीमित नहीं है। 85 तक हम ट्रेड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद 20 क्वेश्चन हमारे मैथ्स के होंगे, 15 क्वेश्चन हमारा रीजनिंग के होंगे, ठीक है। ये भी हमको लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि ये जैसे पेपर आता है वैसे ही हमने सेट किए हैं इसको। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भट्टी में वह भाग क्या कहलाता है जहां धुआं इकट्ठा होकर चिमनी के पाइप से बाहर आता है, उसको फायरबॉक्स कहते हैं, ट्यूअर्स कहते हैं, हुड कहते हैं, या चिमनी कहते हैं। तो बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। जहाँ धुआं इकट्ठा होकर पाइप से बाहर आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी, हुड कहते हैं उसको ना।
टूअर से जो होता है ठंडी हवा बाहर डालते हैं अंदर। अगला प्रश्न है, फोर्जिंग में खांचा, ग्रुप बनाने, फिनिशिंग करने, जॉब को खोखला करने तथा नेकिंग द्वारा उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं? हैमर का यूज करते हैं, फुलर्स का करते हैं, सुइस का करते हैं, या फिर लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, टोंक्स का करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इसका, इसमें हम किसका उपयोग करते हैं, फुलर्स का। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैंड स्निप का प्रयोग उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? सीधी रेखा में कटिंग करने के लिए, मोटी प्लेट काटने के लिए, घुमावदार कर्व तथा अंदरूनी कटिंग के लिए, या छेद करने के लिए। तो बैंड स्निप का उपयोग कहाँ करते हैं हम? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। कर्व एवं अंदरूनी कटिंग के लिए कर्व बैंड स्निप का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, डेटी मेटी अनियमित आकार की जॉब की ग्राइंडिंग के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। इसमें देखना, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं, सिलेंडरिकल ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं, बेंच ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं, या सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं। तो कमेंट करके बताओ आपका इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा, अनियमित आकार की जॉब के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? ऑप्शन डी, सैंड बेल्ट ग्राइंडिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, बीआईएस के अनुसार टॉलरेंस के ग्रेड, कुल ग्रेड होते हैं 16, 21, 25 या 18। तो बीआईएस के टॉलरेंस ग्रेड कितने होते हैं हमारे? 18। और 25 प्रकार की फिट होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, ब्लास्ट फर्नेस में चार्जिंग मटेरियल कच्चा माल जिस भाग से डाला जाता है उसे कहा जाता है? टूअर्स, स्टैक, थ्रोस्ट, थ्रोट, या फिर हर्क। तो चार्जिंग मटेरियल जहां से डालते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रोस्ट। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये भी प्रश्न जो है एमपीटीओ में पूछा गया प्रश्न है 2016 में। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का बेरिंग मेटल स्वसंहनित अगर सेल लुब्रिकेटेड होता है? बाइट मेटल, सेंटर्ड एलॉय, एल्यूमिनियम एलॉय, या कैडमिनियम आधारित एलॉय। तो सेल लुब्रिकेंट बेरिंग जो होती है सेंटर्ड एलॉय से होती है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग होता है सफेद, मेहरून, काला, या पीला? तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है हमारा? मेहरून रंग का होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा? ऑक्सीजन का काला होता है। अगला है, माइल्ड स्टील की टर्निंग के समय किस प्रकार के चिप्स निकलते हैं? घुमावदार चिप्स निकलते हैं, लंबे घुंघराले चिप्स निकलते हैं, आई आकार के निकलते हैं, अर्धवृत्ताकार निकलते हैं। तो माइल्ड स्टील की जब टर्निंग करते हैं हम, तो इसमें जो है लंबे घुंघराले चिप्स निकलते हैं ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और आई आकार के जो है पीतल के निकलते हैं। अगला प्रश्न है, फेस प्लेट का प्रयोग किया जाता है फिनिश जॉब को पकड़ने के लिए, जॉब को सहारा देने के लिए, गोल जॉब को पकड़ने के लिए, या अनियमित आकार के जॉब को पकड़ने के लिए। फेस प्लेट का उपयोग कहाँ करते हैं? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा ना। अनियमित जॉब को पकड़ने के लिए फेस प्लेट का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, फॉलोवर स्टडी को कहाँ फिट किया जाता है? लेथ कैरिज में, टेलीस्टॉक वेब, हेड स्टॉक पर, या लेथ बेड पर? स्टडी, फॉलोवर स्टडी डेस्क को जो है हम लेथ कैरिज में पकड़ते हैं ना। ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टर्निंग टूल में क्रेटर बियर का क्या अर्थ है? प्राइमरी कटिंग एज का ब्लंट होना, कटिंग फेस पर कैविटी होना, कटिंग पॉइंट का ब्लंट होना, या मेन फ्लैंक पर गड्ढे होना। तो टर्निंग टूल पर क्रेटर बियर का होने का अर्थ क्या होता है? वह कटिंग फेस पर कैविटी होना। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, थ्रेड चेजर का प्रयोग करते हैं अधिक उत्पादन के लिए, हार्ड मटेरियल पर चूड़ी काटने के लिए, नर धातु पर चूड़ी काटने के लिए, या एक समान टॉलरेंस की चूड़ी बनाने के लिए। तो थ्रेड चेजर का उपयोग कहाँ करते हैं? मास प्रोडक्शन में। मास प्रोडक्शन में एक समान टॉलरेंस की चूड़ी बनाने के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ओपन बेल ड्राइव में पुली की स्पर्श की चाप अपर्याप्त होने के कारण बेल्ट स्लिप करती है। इस प्रकार की स्लिप को कैसे कम किया जाता है? ऑप्शन है, छोटी पुली के समीप स्लैक साइड पर जॉकी पुली लगाने से, छोटी पुली के समीप टाइट साइड पर जॉकी पुली लगाएं, बड़ी पुली के समीप स्लैक साइड पर जॉकी पुली लगाएं, या बड़ी पुली के समीप टाइट साइड पर जॉकी पुली लगाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताओ। प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आपने यदि आईटीआई किया है और प्रैक्टिकल किया है तभी आपसे ये एक प्रश्न बन सकता है। कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ओपन व्हेल ड्राइव में पुली की स्पर्श की चाप अपर्याप्त होने के कारण किसका यूज करते हैं हम? तो ये जो होता है छोटी साइड, छोटी पुली के समीप स्लैक साइड पर जो की पुली लगाकर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिंगल पॉइंट टूल के द्वारा सेंटर लेद पर एक बार को टर्न करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट का कौन सा कॉम्बिनेशन? देखो एक बॉल है ना, ये क्या है? एक बॉल, एक बॉल को टर्न करने के लिए निम्नलिखित में से मूवमेंट का कौन सा कॉम्बिनेशन प्रयोग करेंगे? एक बॉल को टर्न करना है, गोल बनाना है, उसमें किसका उपयोग करते हैं? कैरेज और कंपाउंड स्लाइड का, क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का, कैरेज और क्रॉस स्लाइड का, कंपाउंड स्लाइड और एप्रन का। तो कंपाउंड स्लाइड और एप्रन का तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है। कैरेज और क्रॉस स्लाइड, कैरेज और क्रॉस स्लाइड का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है फाइन फिनिशिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका भी सटीक आंसर नहीं होगा। अभी बोलते हैं कैरेज और कंपाउंड स्लाइड का, इसमें भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रॉस स्लाइड और कंपाउंड स्लाइड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है? टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, फैटिक टेस्ट, या रेडियोग्राफिक टेस्ट। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कौन सा होता है हमारा? ऑप्शन डी, रेडियोग्राफिक टेस्ट। अगला प्रश्न है, साइन बार की डेटम सरफेस और कनेक्टेड रोलर की सेंटर लाइन होती है एक लाइन में, लंबा, तिरछी, या पैरेलल। तो साइन बार की डेटम एज और कनेक्टेड रोलर की सेंटर लाइन। देखो साइन बार ये हो गया हमारा, इस तरीके से होता है साइन बार, ठीक है, ये हो गया। और ये हमारा, ये क्या बोला? साइन साइन बार की डेटम सरफेस और कनेक्टिंग रोलर की सेंटर लाइन, ठीक है, इस तरीके से होता है। यहाँ पर मुड़ा होता है, तो यहाँ पर एक कनेक्टिंग रोलर होता है और यहाँ पर एक कनेक्टिंग रोलर होता है ना। तो ये जो होता है, ये जो सेंट्रल लाइन जो होती है दोनों की पैरेलल होती है ना। तो ये चीज ध्यान रखना आपको। तो साइन बार की डेटम सरफेस और कनेक्टिंग रोलर की सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन हो गया हमारा। ये होगा हमारा स्लिप गेज, ठीक है। ये होगा हमारा रूलर, ठीक। ये होगा हमारा साइन साइन बार। साइन बार जो होता है ये सेंटर लाइन हो गई इसकी, और इन दोनों की सेंटर लाइन, ये क्या बोला है, कैसी होती है? पैरेलल होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नट की साइड पर बासर को मोड़कर नट को लॉक करने के लिए किस प्रकार के बासर का प्रयोग किया जाता है? टेप बासर का, स्प्रिंग बासर का, लॉकिंग प्लेट का, या लैग के साथ लॉकिंग बासर का। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए,
टेप वाशर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, क्लचों का प्रयोग पावर स्रोत के साथ ड्राइविंग पार्ट्स को संलग्न और अलग करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉजिटिव ड्राइव क्लच है? डॉग क्लच, प्लेट क्लच, कौन क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच? तो पॉजिटिव क्लच जो होता है हमारा डॉग क्लच होता है ना, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंद स्थानों पर पाइपों की ग्रिपिंग करने और घुमाने के लिए निम्नलिखित में से किस रिंच का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है चेन रिंच, फुटप्रिंट रिंच, स्टेप रिंच या पाइप रिंच। तो बंद स्थानों को पाइप की ग्रिपिंग और घुमाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? हम फुटप्रिंट रिंच का उपयोग करते हैं, ठीक। और स्टेप रिंच का उपयोग करते हैं फिनिश सतह को पकड़ने के लिए। फिनिश सतह के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? स्ट्रिप रिंच का। और फुटप्रिंट रिंच का उपयोग करते हैं बंद पाइप की ग्रिपिंग के लिए। ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, फिनिश की हुई ट्यूबुलर ट्यूबुलर सरफेसों को पकड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस रिंच का प्रयोग करते हैं? अभी ऊपर बताया मैंने स्ट्रिप रिंच का ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सोलुबल ऑयल और पानी को मिलाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समान अनुपात यूज करते हैं? 1:5, 1:10, 1:15 या 1:20? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 1:20। अगला है, टेम्परिंग के दौरान स्टील को गर्म करने पर हल्के पुआल से नीले तक कई रंग दिखाई देते हैं। इन रंगों के बनने का तापमान कितना होता है? 150 से 200 डिग्री सेल्सियस, 220 से 300 डिग्री सेल्सियस, 350 से 400 डिग्री सेल्सियस या 450 से 500 डिग्री सेल्सियस? तो ऊपर ट्रिक बताया था मैंने, हामा, गामा, भू, भूजा, जा, गजनी, ठीक है। ये कितना होता है? 220 से 300 तक होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हैमर का आई होल सेंटर की ओर टेपर और अंडाकार होता है, क्यों? इसका रीजन क्या है? ऑप्शन है, इसे बनाना आसान होता है, इससे भार हल्का होता है, हैंडल पर बेज लगाने के लिए, या हैमर के लिए आवश्यक प्रयास में कमी लाने के लिए। तो अंडाकार इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसमें बेज लगाई जा सके ना, बेज या पच्चर बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। इसमें देखो, जॉइंट के असफल होने के दोष को नाम को पहचाने। तो ये जो दोष है, प्लेट में जो ड्रिल होगा, मतलब इसमें जो एक प्रश्न बनता है हमारा कि रिबिट का साइज यदि प्लेट में ड्रिल साइज से कम होगा तो कौन सा दोष होगा हमारा? शेयरिंग। इससे क्या होगा, एक प्लेट इधर खिसकेगी और एक प्लेट इधर खिसकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो साइज है, इससे रिबिट का साइज क्या है? छोटा है। दूसरा आता है क्रेसिंग। इसमें होता है रिबिट में जो रिबिट प्लेट में जो है, जो ड्रिल किया गया है, ड्रिल के साइज से यदि रिबिट का साइज ज्यादा होगा तो कौन सा दोष होगा हमारा? क्रेसिंग। तो यदि रिबिट व्यास का ज्यादा होगा तो इस तरीके का हमारा दोष देखने को मिलेगा ना, इसको बोलते हैं क्रेसिंग। और टेयरिंग में क्या होता है, रिबिट, एक रिबिट से दो पिच जो होती है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, इसको पिच बोलते हैं ना। तो पिच कितनी रखी जाती है हमारी? 3D। और मार्जिन कितनी होती है हमारी? 2D। मतलब पिच को याद रखना, पिच क्या होती है? एक रिबिट से दूसरे रिबिट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं, ठीक है। तो इसमें दो रिबिट आ रही है, तो पिच में क्या होगा? 2D आना चाहिए, लेकिन इसको याद रखने क्या है, याद रखना, पिच जो होती है एक रिबिट नहीं होती, उसमें तीन मानना है ना। तो पिच जो होती है 3D होती है, और मार्जिन जो होती है 2D होती है। तो क्या होगा, एक रिबिट से दूसरे रिबिट के बीच की दूरी हम सही नहीं रखेंगे तो किस तरीके का दोष होगा हमारा? ये दोष दिखेगा, और इसको बोलेंगे हम टेयरिंग। और स्प्लिटिंग में क्या होता है, रिबिट जो होती है वो किनारों पर होना, अधिक किनारों पर होना, मतलब मार्जिन सही नहीं रखना। इस दोष के कारण ऐसे दोष देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग। इससे भी प्रश्न बनता है ना।
अगला है सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है? टेकिंग, फ्लोटिंग, टिनिंग या फ्लेक्स लगाया जाता है। सोल्डरिंग करने से पहले क्या होता है हमारा, जो रिबिट बिट होती है, रिबिट बिट को रेतमाल से घिसना, ठीक है, साफ करना, मतलब जंग वगैरह कुछ ना लगा हो, तो साफ करने को क्या बोलते हैं हम? टिनिंग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। टेकिंग क्या होता है? ये जो प्लेट है, मान लो ये प्लेट होगी ना, प्लेट का ये जॉइंट हो गया, इस तरीके से हमारी दो प्लेट होगी। अब इसमें क्या है, सोल्डरिंग कर दी, तो टेकिंग में क्या होता है, एक थोड़ा सा शोल्डर यहाँ लगा देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर। इससे क्या होगा, उसके बाद पूरे भाग में क्या करेंगे, हम सोल्डरिंग करेंगे। इससे क्या होगा कि प्लेट इधर उधर खसकेगी नहीं, जॉइंट अच्छे से बनेगा। इसको क्या बोलते हैं हम? टेकिंग। एक शोल्डर यहाँ लगाना, एक शोल्डर यहाँ लगाना, एक शोल्डर यहाँ लगाना, इसको टेकिंग। अब फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग में क्या करते हैं, इस तरीके की हमारी प्लेट होती है, ये दो प्लेट हो गई। तो फ्लोटिंग में क्या करते हैं, यहाँ हम फ्लेक्स लगा देते हैं ना, फ्लेक्स और सोल्डिंग मटेरियल डाल देते हैं, और उसके बाद गरम जो जो आयरन होता है, सोल्डरिंग बिट होती है, उसको जो है गरम वाले को भाग को यहाँ पर लगाते हैं, जिससे क्या होगा, ये सोल्डर हम लोग बिछा रखे हैं पहले इसे डाल के, वो पिघल जाता है, जिससे हमारा जॉइंट अच्छा बनता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लेटिंग। और टेकिंग में यहाँ पर एक दो बिंदु लगा देना, उसको बोलते हैं टेकिंग। और टिनिंग में क्या होता है, आयरन बिट को जो है साफ करना, टिनिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, लेपिंग प्लेट में ग्रुप क्यों रखे जाते हैं? मेटल चीज को इकट्ठा करने के लिए, घर्षण कम करने के लिए, लेपिंग पेस्ट को ठहराने के लिए, और प्लेट को वक्रता से बचाने के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, लेपिंग पेस्ट को ठहराने के लिए ना, टू रिटेन लेपिंग पेस्ट। अगला प्रश्न है, लेपिंग टूल पर एब्रेसिव ग्रेन चार्ज करने की क्रिया को क्या कहते हैं? फिक्सिंग, चार्जिंग, लेपिंग या रबिंग? तो इसको क्या बोलते हैं हम? चार्जिंग। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस क्रिया में रफ और फिनिशिंग कट एक ही पास में लगाए जाते हैं? टर्निंग में, रेलिंग में, बोचिंग में या शेपिंग में? तो एक ही फिनिशिंग और रफ कट जो होता है एक ही स्टॉक में लगाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम? ब्रोचिंग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कपलिंग शाफ्टों के संयोजन के लिए उपयुक्त होती है जब शाफ्ट जो होती है, कपलिंग का यूज क्यों करते हैं? स्थायी रूप से जोड़ लगाने के लिए, अवसर पर संयोजित और वियोजित किए जाते हैं, पार्श्व में होते हैं, पैरेलल होते हैं, मतलब अक्सर वियोजित किए जाने और दो शाफ्टों के बीच में असंरेखन की क्षतिपूर्ति करने के लिए हम कपलिंग का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, टर्निंग में टूल की फीट को निम्नलिखित में से किससे दर्शाया जाता है? एमएम प्रति मिनट, एमएम प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, एमएम प्रति मिनट, एमएम प्रति रेगुलेशन या सेंटीमीटर प्रति रेगुलेशन? तो एमएम प्रति चक्कर, ठीक है, टर्निंग को दर्शाते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रेच वेल्डिंग में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फ्लेक्स का नहीं है? जोड़ की रासायनिक सफाई करना, पिलर धातु के गलने से पूर्व वाष्पीकरण, जोड़ से अशुद्धियां हटाना, या फिर गलित पिलर धातु का सरल बहाव? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? फिलर धातु के गलने से पूर्व वाष्पीकृत करना इसका काम नहीं होता प्लेट पर ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि कटिंग टूल को लेथ के सेंटर ऊंचाई से नीचे सेट किया जाता है तो टूल ज्यामिति में क्या प्रभावी परिवर्तन होगा? अग्र अवकाश कोण बढ़ेगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल घटेगा, फ्रंट क्लियरेंस एंगल एजिस्टिस बने रहेगा, या फ्लर क्लियरेंस एंगल जीरो हो जाएगा? तो यदि नीचे सेट करेंगे तो क्या होगा हमारा? फ्रंट क्लियरेंस एंगल बढ़ जाएगा, और ऊपर सेट करेंगे तो क्या होगा? रैक एंगल बढ़ेगा, क्लियरेंस कोण कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक फाइल पेंच चूड़ी का फ्लैंक कोण और फार्म को निम्नलिखित में से किससे जांचा जा सकता है? प्लग गेज,
चूड़ी माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर या स्नैप गेज। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर्स। अगला प्रश्न, लेथ पर ऑफसेट विधि द्वारा टेपर टर्निंग के लिए निम्नलिखित में से किस सेंटर का प्रयोग करते हैं? प्लेन सेंटर, हाफ सेंटर, बॉल सेंटर या फिर ट्रूपॉइंट सेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए, प्लेन सेंटर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न है, एक टेप से छेद में चूड़ी काटने के बाद यह पाया गया कि चूड़ी का क्रेस्ट पूर्ण रूप से नहीं बना है। इसका क्या कारण हो सकता है? शीतलन की आपूर्ति पूर्ण नहीं है, टेप के कटिंग किनारों का टेप टिप टूट गया है, टेप ड्रिल के आकार से छेद का आकार कम है, या टेप ड्रिल का आकार छेद के आकार से बड़ा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ये सही नहीं बना है, इसका कारण हो सकता है टेप ड्रिल का आकार छेद के आकार से बड़ा है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, टेप ड्रिल का आकार छेद के आकार से बड़ा होने के कारण इसका कारण मतलब ट्रेस सही नहीं बनेगा। टेप ड्रिल साइज इज लार्ज देन रिक्वायर्ड, मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। अभी देखो 85 क्वेश्चन हुए हमारे यहाँ पर, टेक्निकल के 85 क्वेश्चन पूरे होते हैं। ठीक है, अभी आपको देखना है कि 85 में से आपके अंक कितने आए हैं। ठीक है, ये सब माइनस नेगेटिव मार्किंग रखना है आपको। 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको गलत रखना है, ताकि हमको समझ में आए कि पेपर में हमारी क्या स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं हम मैथ्स के क्वेश्चन। अच्छा, मैथ्स में ऐसा है कि मैथ्स में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को लाया है जो आ सकते हैं, जिस तरीके से आते हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैथ्स में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं या आते हैं, है ना। पिछली जो क्लास थी उसके भी मैं कोई क्वेश्चन लिया हूँ और एडिशनल अलग से भी दिया हूँ। ठीक है, तो हम एकदम टॉपिक वाइज चलेंगे, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे, है ना। प्रश्न है, प्रभात ने 12 दिन में एक काम का आधा पूरा कर लिया, संतोष बचा हुआ आधा काम 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखो, इसमें हमको ध्यान रखना है कि कृपाल मतलब पी और संतोष मतलब एस। तो ये क्या, 12 दिन में आधा काम करते हैं 1/2। ठीक है, और ये बाकी का आधा काम 6 दिन में करता है ना। तो एक काम कितने दिन में करेगा? ये 24 दिन में। और ये कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। ये हमारे दिन हो गए। ठीक है, अभी हमको निकालना टोटल वर्क और इनकी एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क निकालेंगे, हमारा एलसीएम लेके कितना हो गया? 24। अभी 24 काम को प्रभात जो है एक काम को एक दिन में करेगा। ठीक है, और संतोष जो है एक दिन में इसको 2 काम करने हैं। यदि दोनों साथ में काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3। टोटल काम कितना हमारे पास? 24 बटे एक दिन में कितना करे? 3। 3 एकम 3, 3 अठे 24। मतलब दोनों कितने दिन में करेंगे? 24 दिन में कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? 8। राइट आंसर क्या होगा हमारा? 8। 8 दिन में दोनों मिलकर करेंगे। इस तरीके से कि क्वेश्चन आएंगे ना। अभी इसमें टॉपिक से ये होगा, हम अलग एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। आज इस टॉपिक को करेंगे, फिर दूसरे टॉपिक को, फिर प्रॉफिट लॉस, हर टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, अगला ए और बी अलग अलग काम को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? तो ए और बी, ठीक है, ये 20 दिन में कर रहा है, ये 30 दिन में कर रहा है। तो टोटल काम कितना होगा? एलसीएम लेंगे हम, टोटल वर्क, ये तो डेज हो गया। उसके बाद एफिशिएंसी निकालेंगे ना। टोटल वर्क कितना होगा हमारा? 60। ठीक, 60 काम को एक कितने दिन, एक काम को कितने दिन में करेगा? मतलब एक दिन में कितना काम करेगा? इसको 3 काम करने होंगे। ठीक है, और बी को एक दिन में कितना काम करना पड़ेगा? 2 काम करने पड़ेंगे। टोटल काम कितना था? एक दिन में कितना कर रहे हैं? 5। अब ये बोल रहा है कि दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं ना, ए प्लस बी, दोनों काम शुरू करते हैं, 8 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। मतलब दोनों ने 8 दिन तो काम किए ना, उसके बाद बी अकेला करता है। तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो रहा है? 5।
तो 8 दिन का काम कितना होगा, 8 अपन 40, बचा कितना 20। अब 20 काम को कौन करेगा, बी अकेला करेगा। बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। तो 20 काम को करने में कितने दिन लगाएगा ये, 10 दिन लगाएगा। तो बी अकेला कितने दिन लगाएगा, 10 दिन। तो टोटल काम क्या को बोल रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो 8 दिन दोनों ए भी करते हैं और बी अकेला 10 दिन करता है। तो टोटल काम कितने दिन में होगा हमारा, 18 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी काम को 20 दिन में और 30 दिन में पूरा करते हैं। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। शेष काम को बी 5 दिन में पूरा करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, राइट आंसर निकालना इसमें दिया नहीं। अभी देखो इसका आंसर निकालते हैं हमारे। ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ये होगा हमारा डेज। ठीक। अभी निकालेंगे हम टोटल वर्क और यहाँ पर निकालेंगे एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना जाएगा हमारा, 60। इफिशियंसी क्या होगी इसकी, ए की एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। ठीक। और बी जो है 2 काम करेगा। ठीक। अभी आगे देखो प्रश्न क्या होगा, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए प्लस बी दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं ना। अभी शेष काम को कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अभी एक कुछ दिन बाद है ना, कितने दिन बाद छोड़ा ये नहीं पता हमको, यहाँ पर डे निकालना है ना, कितने दिन में दोनों साथ काम करते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है, शेष काम को भी 5 दिन में पूरा करता है। यहाँ छोड़ने के बाद जो है बचा काम को जो है, ये बी कौन है, बी 5 दिन में कर रहा है। अभी बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। 5 दिन में कितना काम करेगा, 10। ठीक। बचा कितना काम है हमारा पास, 50। भाई 50 काम को ये दोनों करेंगे। तो एक दिन में दोनों काम के दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5। तो 50 काम को कितने दिन में लगाएंगे, एक दिन के हिसाब से 10 दिन लगाएंगे। ठीक है। तो ए और बी जो होगा 10 दिन में करेंगे। तो टोटल काम, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, तो कितने दिन में समाप्त होगा हमारा, 15 दिन में। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, 15 दिन में दोनों काम समाप्त करेंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसी कार को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में, परंतु एक कार समाप्त होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। तो बताइए कार कितने दिन में समाप्त होगा। अभी देखो, ए कितने दिन में कर रहा है, 12। और बी कितने दिन में कर रहा है, 18। ये दो होगा डे। अभी यहाँ निकला टोटल वर्क और इफिशियंसी। टोटल वर्क कितना होगा, एलसीएम हम लेते 36। ठीक। एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ए और बी कितने काम करेगा, 2। अब ये बोल रहा है कि एक कार समाप्त होने से 3 दिन पहले दोनों साथ में काम कर रहे हैं ना। एक कार समाप्त होने के 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। मतलब ए और बी दोनों साथ में काम कर रहे हैं, लेकिन ए जो है कार समाप्त होने से 3 दिन पहले ही काम छोड़ देता है। मतलब बी जो है 3 दिन तक काम कर रहा है, बी अकेला लास्ट के 3 दिन काम करेगा। तो बी जो है एक दिन में काम कितना कर रहा है, 2। तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 6। टोटल काम हमारा 36। 36 में से 6 घटा देंगे कितना जाएगा हमारा, 30 काम बचा शेष। शेष काम कितना बचा, 30। अब इस 30 काम को क्या है, दोनों करेंगे। ठीक है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5। तो बचा कितना, 30 काम को करने में कितने दिन लगाएंगे ये, 6 दिन लगाएंगे ना। तो 6 दिन में दोनों करेंगे। तो टोटल काम कितने दिन में होगा हमारा, 9 दिन में। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना होगा हमारा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन पिछले बार का ही है, ये आपको करना इसी तरीके से है ना। अगला है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी कार्य करता है और कार्य इसी प्रकार से बारी बारी से किया जाता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अभी देखो इसको करने के लिए कैसा करेंगे, ए बी और सी। ए कितने दिन में कर रहा है, 10।
15 और 30। ठीक, टोटल इफिशियंसी निकाल लेंगे अपन। टोटल इफिशियंसी हो जाएगी हमारी 3, सॉरी, टोटल वर्क 30 हो जाएगा, ये डेज हो गए। अब इफिशियंसी निकालेंगे ना। तो ए जो है 30 काम है 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा ये? 3 काम करेगा। बी एक दिन में कितना काम करेगा? 2। और सी जो एक दिन में कितना काम करेगा हमारा? 1। अभी इतना समझ में आया आपको? अब आगे देखते हैं हम। ये दोनों जो है तीनों बारी बारी से काम करते हैं। एक दिन ये करेगा, फिर ये करेगा, फिर ये करेगा। तो टोटल काम कितना हो रहा है एक दिन में तीनों साथ में करते हैं तो? 6 काम हो रहा है ना। ठीक है, तो बारी बारी से करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तो टोटल काम कितना हमारा? 30। तो 6 पंचे 5। तो 5 दिन क्या होगा? 5 दिन ए करेगा, 5 दिन बी करेगा, और 5 दिन डी करेगा। तो टोटल काम कितना कितने दिन में होगा हमारा? 15 दिन में होगा ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अभी अगला प्रश्न है, देखो। ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10 दिन में, 12 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, और काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अभी ए, बी और सी, ये कितने दिन में कर रहा है? 10, ये 12 और 30। ठीक है, टोटल इसका टोटल वर्क कितना होगा हमारा? एलसीएम से निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? 60। अभी इफिशियंसी की बात करें तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 6। बी कितना करेगा? 5। और सी कितना करेगा? 2। ये टोटल काम कितना हो रहा है हमारा? 4 5 11 और 2 13। तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 13 काम कर रहा है। अभी देखो क्या बोल रहा है, तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं। ए, बी प्लस सी, तीनों एक साथ काम करते हैं। काम समाप्त होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। बी काम छोड़ देता है, ठीक है, समाप्त होने से मतलब लास्ट में। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर सी अकेला काम कर रहा है। ठीक है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन काम छोड़ देता है? बी। अभी क्या बोल रहा है कि काम समाप्त होने से 7 दिन पहले ए छोड़ देता है। अभी यहाँ पर बी और सी काम करेंगे। यहाँ 7 दिन पहले तो 4 तो यहाँ होगा, और 3 तो यहाँ होगा। 3 और ये 4, मतलब 7 दिन। 7 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, और 3 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। ये सीक्वेंस जम गई हमारी। अब ये क्या बोल रहा है, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? 3 दिन तो यहाँ हो गए, 4 दिन ये हो गए। अभी निकालना कि तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। तो सी जो है 3 दिन काम करता है। तो सी का एक दिन का काम कितना है हमारा? 2। तो 3 दिन में कितना काम करेगा? 6। टोटल काम 60 में से 6 घटा देंगे, कितना आएगा हमारा? 54। उसके बाद बी और सी, ये बी और सी दोनों काम करते हैं कितने? 4 दिन। बी और सी जो है दोनों बाद एक दिन का काम कितना हो रहा है? 7। तो 4 दिन में कितना करेंगे? 7 चौ 28। अभी 54 काम था, 54 में से 28 घटाएंगे, कितना हो जाएगा हमारा? 26। 26 काम बच रहा है। अभी 26 काम को ए बी सी तीनों करेंगे। तीनों का एक दिन का काम कितना हो रहा है हमारा? 13। तो 13 एक दिन का काम हो रहा है, तो 26 काम करने में कितने दिन लगाएंगे ये? 2 दिन। तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। तो टोटल काम कितना हो गया? 2 4 6 और 3 9। तो टोटल काम कितने दिन में होगा हमारा? 9 दिन में समाप्त होगा। अगला प्रश्न है, ए बी सी अलग अलग किसी काम को 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अभी देखो, ए, बी और सी, ए कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में।
ये 20 दिन में, ये 30 दिन। ठीक है, ये हो गया हमारा डे। अभी निकालेंगे यहाँ टोटल वर्क और इफिशियंसी। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 60। इफिशियंसी क्या होगी, एक दिन में कितना काम करेगा 4, बी कितना करेगा 3 और सी कितना करेगा 2। टोटल काम कितना हो रहा है हमारा 9। एक दिन में कितने काम करेंगे 9। अभी क्या बोल रहा है, तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, ए बी प्लस सी, तीनों मिलकर काम करते हैं कुछ दिन, हमें नहीं पता कितना दिन। काम समाप्त होने से 2 दिन पहले भी काम छोड़ देता है। काम कहाँ समाप्त होगा, यहाँ पर 2 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। ठीक है, और काम समाप्त होने से 6 दिन पहले ए छोड़ देता है। ए भी छोड़ा, बी भी छोड़ा, मतलब लास्ट तक कौन कर रहा है, सी। 2 दिन, लास्ट के 2 दिन सी कर रहा है। अभी क्या बोल रहा है, 6 दिन पहले ये काम छोड़ दे दो, तो 2 यहाँ हो गए ना। तो यहाँ बी और सी काम करेंगे, तो 2 ये हो गए, 4 ये। ठीक है, 6 दिन पहले ये ने काम छोड़ दिए। अभी देखो बोला कि काम पूरा कितने दिन में होगा। अभी ये हमको निकालना है यहाँ पर कितने दिन कर रहा है तीनों मिलकर। तो ए एक दिन में कितना कर रहा है, 2 काम कर रहा है, और 2 दिन लास्ट के कर रहा है। तो मतलब सी अकेला 2 दिन कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। कितना हो जाएगा हमारा टोटल काम कितना, 60। 60 में से 4 का 56 बचा। अभी उसके बाद आता है बी और सी, 4 दिन काम करते हैं। दोनों एक दिन में कितना करते हैं, 5। तो 5 और 20 काम करेंगे दोनों। बचा कितना, 36 काम बचा। अभी 36 काम तीनों मिलकर करेंगे। तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, 9 काम कर रहे हैं। तो 9 36 काम करने में कितने दिन लगाएंगे, 4 दिन। तो यहाँ पर कितना कितने हो जाएगा, तीनों का 4 दिन। तो टोटल वर्क कितना होगा 4, टोटल दिन कितना है 4, 4 8 और 2 10। तो 10 दिन में टोटल तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे, 10 दिन। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। 10 दिन में तो टोटल काम समाप्त होगा। अगला है ए एक कार को 4 घंटे में, बी और सी 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो बी अकेला इस कार को कितने घंटे में करेगा। ना, ये हमारे सामने प्रश्न है। तो ये बोल रहा है कि ए अकेला, ए कितने घंटे में कर रहा है 4, बी और सी, बी प्लस सी 3 घंटे में करते हैं, और ए प्लस सी कितने घंटे में कर रहा है 2 घंटे में। ये हमको दिया यहाँ पर घंटा। अभी टोटल आवाज निकालना, पर एफिशिएंसी निकालेंगे ना। तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 12 एलसीएम से। अब एफिशिएंसी है, तो ए जो है 1 घंटे में कितना काम करेगा 3, बी और सी कितना काम करेंगे 4, और ए और सी कितना काम करेंगे 6। ठीक है, अभी देखो ये क्या बोल रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटे में पूरा करेगा। ये निकालना है कि बी अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा। अभी देखो ए जो है, ए की इफिशियंसी कितनी है 3। ठीक है, तो यहाँ दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, ए और सी की 6। तो ए और सी की दोनों की 6 है, जिसमें से 3 तो सिर्फ एक ही है। 3 कितनी किसकी होगी, सी की, तभी तो 6 होगी ना। 3 इसकी 6 एफिशिएंसी हो गई। अभी 6, 3 यहाँ पर रख देंगे हम। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 4, जिसमें से 3 तो सी की है। बची कितनी, एक। एक किसकी होगी, बी की। मतलब बी अकेला करेगा तो एक दिन में एक काम करेगा। टोटल काम कितना है हमारे पास 12। एक दिन में एक करेगा, तो टोटल दिन कितना लगाएगा 12 दिन, ये सॉरी 12 घंटे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करेगा। अगला प्रश्न है बी ए और बी बराबर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी का उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा काम करता है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितना दिन लेगा। अभी देखो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 12, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं। तीनों में पूरा करते हैं सी की तुलना में। अभी देखो टोटल वर्क निकालना है इसमें। टोटल वर्क कितना जाएगा 60,
12 पंचे एक दिन में कितना करेगा 60, और 12 चौके 60, 4। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा 5, और बी और सी 4। अभी बोल रहा है कि एक, यदि सी की तुलना में ए दुगना काम करता है, सी की तुलना में ए दुगना काम करता है, मतलब सी एक दिन में एक काम करता है, तो सी एक दिन में एक काम करता है तो बी कितना करेगा, बी करेगा 2। ठीक है, जब यहाँ 2 करेगा तो ये बी, अब बी का निकालना, बी कितना करेगा, तो बी देखो यहाँ पर यदि मैं 3 रखता हूँ, ठीक है, तो बी 4 आ रहा है। सी एक करेगा, बी 3 करेगा, तो 4 हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर 3 रखने पर 5 होगा, तो जी हाँ 5 होगा। ए जो है 2 काम करेगा, बी जो है 3 काम करेगा, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 5। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि बी जो है एक दिन में 3 काम करेगा, तो टोटल काम कितना है हमारे पास 60। एक दिन में कितना कर रहा है 3, तो कितने दिन लगाएगा हमारे 20 दिन। तो बी अकेला इस काम कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा ना। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अभी ए और बी किसी काम को 6.75 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला 9 दिन में पूरा करता है। यदि बी अकेला वह काम करता है तो कितने दिन में करता है। देखो ए प्लस बी 6.75 दिन में पूरा करता है, ए अकेला इसको 9 दिन में पूरा करता है, तो इससे क्या निकालेंगे हम टोटल काम। तो टोटल काम क्या होगा 6.75 इंटू 9। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल वर्क। ठीक, एलसीएम निकालते हैं ना, तो टोटल दोनों को इंटू करके हम टोटल वर्क निकालिए ना। अब इसमें क्या होगा, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी हमारी 9, और बी और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 6.75। अभी प्रश्न क्या बोल रहा है, बी अकेला वह काम कितने दिन में करेगा। बी अकेला ना, तो ए और बी, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है 9 दिन में कर रहा है। ए अकेला कितने दिन में कर रहा है 6.75 दिन में कर रहा है। अभी ए और बी में से ए को घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा बी, मतलब 9 में से 6.75 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, बी का काम निकल जाएगा। अभी बी का जो भी काम निकलेगा ना, उसका 6.75 इंटू 9 में हम उसको सब भाग दे देंगे ना, तो हमारा कितना निकल जाएगा, जो भी दिन होगा टोटल निकल जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आप यहाँ पर कर लेना, ठीक है। राइट आंसर होगा हमारा 27 आएगा, ठीक है। अगला है ए बी सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। ए भी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अभी देखो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहा है 20, और ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा है हमारा 30 दिन में। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा 60। ठीक है, ए बी तीनों की इफिशियंसी कितनी होगी 3, और ए बी की कितनी होगी 2। अभी क्या बोल रहा है कि सी अकेला उस कार को कितने दिन में करेगा, तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है हमारी 2, तो ए की कितनी हो गई, सी की अकेले कितनी हो जाएगी 1। तो एक दिन में सी एक काम करेगा तो टोटल 60 काम को करने में कितने दिन लगाएगा 60 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। अगला है दादी जी 6 घंटे में 30 केक बनाती है। दादी जी और काकी जी 15 घंटे में 150 केक बनाती है, तो काकी जी 25 घंटे में कितना केक बनाएगी। अभी देखो, दादी 6 घंटे में 30 केक बना रही, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी 5 केक। ठीक है, और दादी जी काकी जी जो है 15 घंटे में 150 केक बनाती, तो 1 घंटे में कितना बनाएगी 1 घंटे में 10 केक। ठीक है, यहाँ पर आएगा दादी प्लस काकी 1 घंटे में कितना बना रही 10 केक। ठीक है, 1 घंटे में 10 केक। अब बोला काकी जी 15 घंटे में कितना केक बनाएगी, तो काकी जी, ठीक है, दादी यहाँ दादी अकेला कितना बना रही है 5 केक, तो काकी कितना बनाएगी यहाँ, तो काकी भी 5 केक बनाएगी। दोनों मिलकर 10 बना रहे हैं, दादी अकेली तो 5 बना रही, तो काकी भी कितना बनाएगी 5। अभी बोल रहा काकी जी 25 घंटे में कितना बनाएगी इंटू 25,
तो कितना केक बनाएगी? 125 केक। राइट आंसर कितना होगा हमारा? 125। अगला प्रश्न है, ए की कार्य क्षमता दुगनी है, बी अकेला किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, अब इसकी बात क्या हो रहा है? इफिशियंसी की बात कर रहा है ना। तो ए और बी, देखो ए की कार्य क्षमता दुगनी है, ठीक है, इसकी दुगनी होगी, इसकी एक होगी तो इसकी दो होगी। ठीक, इतना समझता है? इतना समझ में आ रहा है आपको? देखो इसका ऐसा करते हैं, ए और बी। अब ये क्या बात कर रहा है? इफिशियंसी की बात कर रहा है ना। ए की कार्य क्षमता दुगनी है, मतलब ए बी एक दिन में एक काम करता है, तो ये कितना काम करेगा? दो काम करेगा, है ना। अब ये क्या हुआ? बी अकेला उसी काम को 12 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक, अब इसमें एफिशिएंसी निकालते हैं तो टोटल वर्क कैसे निकालते हैं हम? 12 × 1। तो ये बोल रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो बी 12 एक दिन में कितना काम करता है? ये जो है एक दिन में दो काम करता है, टोटल काम कितना हमारा? 12। तो कितने दिन लगाएगा? ये 6 दिन लगाएगा, है ना। तो ये बोला कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। एक दिन में कितना काम कर रहा है हमारा? 3। टोटल काम कितना? 12। ठीक है, वो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3। 3 एकम 3, 3 × 4 = 12। तो कितने दिन लगाएंगे हमारे? 4 दिन। अभी बोलो ए की कार्य क्षमता 20 है, 60% अधिक है, बी अकेला किसी काम को 14 दिन में पूरा करता है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अरे 40% का मतलब क्या है? देखो 40/100, 2/5। मतलब ये क्या बोला देखना, ए और बी, ठीक है, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ए की कार्य क्षमता 20 है, 40% अधिक है, मतलब बी की 5 है, तो इसकी 40% अधिक मतलब 7 है। बी अकेले उसी काम को 14 दिन में करता है, बी कितने दिन में कर रहा है? 14 दिन में। अब इसकी इफिशियंसी निकालते हैं, हम कैसे निकालते हैं? 14 × 5। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अभी हमको निकालना है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। इसको निकालने के लिए करेंगे टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? टोटल वर्क है कितना? 14 × 5। और ए की एफिशिएंसी कितनी है हमारी? 7। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? 10 दिन। यदि दोनों की बात होती है तो 14 × 5/12 होता है ना। तो इसमें बोला कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो कितने दिन में करेगा हमारा? 10 दिन। देखो ये प्रश्न भी सेम उसी की तरह है, इसको आप करना है। ठीक है, कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी उसी की तरह है सेम, इसको भी आप कर लेना, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा नहीं तो। अभी देखो ए की कार्य क्षमता 3 गुनी है, किसी काम को करने में ए बी से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए क्या करना है आपको? ए और बी, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है? ए की कार्य क्षमता 20 है, ए की कार्य क्षमता 3 गुनी है, मतलब ए एक दिन में एक काम कर रहा है, तो बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ए जो है 3 काम करेगा। ठीक है, ये कार्य क्षमता होगी ना। अब इनका एलसीएम निकाल के हम टोटल वर्क निकालें, तो टोटल वर्क मान लो कितना होगा हमारा? 3। एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा। तो इसी तरह इसका ये होगा हमारा इफिशियंसी, ये होगा हमारा टोटल वर्क। अब आएगा हमारा डे। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? एक। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? सॉरी, ए एक दिन में कितना काम करेगा? ए की एफिशिएंसी 3 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3। तो कितने दिन लगाएगा? एक दिन। और बी एक दिन में एक दिन में एक काम करता है, 3 काम करने में कितने दिन लगाएगा? 3।
अभी क्या बोल रहा है, ए 20 है, 60 दिन कम लेता है। ठीक है, मतलब ए और बी का अंतर कितना हो गया हमारा, 3 - 1, तो 2 बराबर कितना हो गया हमारा 60। तो 1 बराबर कितना हो गया हमारा 30। तो टोटल वर्क कितना हमारा, टोटल वर्क है हमारा कितना, 3। तो 3 मतलब 1 बराबर कितना होगा 30। तो 3 बराबर कितना होगा हमारा 90। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर टोटल 90 काम को कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का एक दिन में कितना कर रहे हैं, दोनों मिलकर 4 दिन में, तो 90/4। इस तरीके से कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4। ठीक, दो सॉरी 2 चौ 8, बचा कितना हमारा 1। 2 चौ 8 बचा 1/2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा हमारा 22/22 नहीं 1/2। दिन दोनों लगाएंगे ना, तो 22.5 दिन लगाएंगे। इसी तरह के कौन सा 20वें नंबर का भी क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में कर लेना। और 20 नंबर का देखते हैं हम क्या है। 20 का भी आपको एक बार ऊपर रिपीट हो चुका है, तो इसको भी आप अभी होमवर्क में कर लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। अभी देखते हैं हम रीजनिंग का। रीजनिंग में मैंने एक ही क्वेश्चन डाला, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और लास्ट में जो है आपको आंसर की भी मिलेगी ना। इसमें आंसर की दे दूंगा, आप लोग बोलते हैं कि आंसर की नहीं देते, तो आंसर की भी रहेगी ना। तो मैंने कहा वीडियो अभी रीजनिंग का भी 15 क्वेश्चन लाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी 1 1.5 घंटे तो वैसे ही हो गए। अभी रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे तो लगभग 2 घंटे से ऊपर की क्लास हो जाएगी। तो यदि आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, ऐसी पीडीएफ चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना है कि और क्या करेक्शन करना है वीडियो में ना, पीडीएफ में क्या बदलाव करने हैं, क्या चीज़ ऐड करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या चीज़ गलत है। तो इसमें जो है 85 टेक्निकल, 15 रीजनिंग और 20 मैथ्स के क्वेश्चन लाने की कोशिश किया। तो 20 के तो मैथ्स तो 20 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के कुछ कम थे। तो आगे क्लास में आप कमेंट करके बताओगे तो मैं उसको भी ऐड करने की कोशिश करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो और आपको उससे हेल्प मिली हो, तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।